नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल और असम इन दोनों चुनावी राज्यों में नतीजे आने से पहले राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र में स्ट्रांग रूम में घुसकर ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप टीएमसी ने लगाया और इसके बाद विरोध प्रदर्शन कल देर रात तक चलता रहा और इस समय वहां धारा 163 यानी पुरानी धारा 144 है, 144 लगा दी गई है। इधर ममता बनर्जी के अलावा अभिषेक बनर्जी को लेकर भी एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बंगाल के डायमंड हार्बर को पाकिस्तान के लियारी जैसा बताया गया। लियारी आप जानते हैं, पाकिस्तान में ये वही लियारी जिसका जिक्र धुरंधर फिल्म में है। एक फिल्म से अपना प्रचार करवाकर बीजेपी का मन शायद नहीं भरा तो अब खबरों में भी धुरंधर का असर दिखाया जा रहा है। लेकिन टीएमसी ने इस पर बीजेपी को बुरी तरह घेरा है। टीएमसी ने लिखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस पर एक्स पर कि भाजपा की बंगाल और यहां की जनता के प्रति शत्रुता अब सारी हदें पार कर चुकी है। पहले तो उन्होंने हमें हमारी मातृभाषा बंगाली बोलने पर बांग्लादेशी कहा, फिर मछली खाने पर हमें रोहिंग्या का ताना मारा और अब बीजेपी ने एक नई नीचता पर उतरते हुए खुलेआम बंगाल की तुलना पाकिस्तान से कर दी है। उन्होंने डायमंड हार्बर को बंगाल का लियारी करार दिया है, जो एक बेहद अपमानजनक और शर्मनाक तुलना है और जिसे उनके गोदी मीडिया द्वारा बेशर्मी से बढ़ावा दिया जा रहा है। बंगाल का ये निरंतर अलगाव क्यों? क्या इसीलिए कि असीमित धन, बल और केंद्रीय बलों को लगाने के बावजूद भाजपा इस राज्य में पैर जमाने में भी बुरी तरह विफल रही है? क्या अब इससे उन्हें हमें पाकिस्तानी कहने का अधिकार मिल जाता है? जिस राज्य ने भारत की आज़ादी के लिए सबसे अधिक रक्तदान किया, उसके साथ दिल्ली के जमींदार घोर तिरस्कार, घृणा और नफरत का व्यवहार कर रहे हैं। यह बंगाल के प्रति गहरी नफरत और सांस्कृतिक आक्रमण है। बंगाल इस अपमान को कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये बात यहां टीएमसी कह रही है कि यह बंगाल के प्रति बिल्कुल अपमान है और इस अपमान को स्वीकार बंगाल नहीं करेगा। तो बंगाल में बीजेपी को टीएमसी ने घेर लिया है। दूसरी तरफ असम में पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की कोशिशों में हिमंता बिस्वा शर्मा को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने, जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जमानत दे दी है, जो कांग्रेस के लिए बड़ी जीत की तरह है, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो पवन खेड़ा के लिए तरह तरह की धमकियां भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को जमानत देते हुए आदेश में कहा है कि यह मामला राजनीति से प्रभावित लगता है। मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भूइया शर्मा द्वारा खेड़ा के खिलाफ दायर मानहानि मामले में भी राजनीतिक रंग झलकता है। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूकर की बेंच ने कहा कि यह मामला खेड़ा और मुख्यमंत्री के बीच आरोप प्रत्यारोप का है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से प्रेरित है और इस दौरान हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं बनती। साफ साफ इन्होंने मना कर दिया कि हिरासत में पवन खेड़ा को लेकर पूछताछ नहीं बनती है। आज अदालत ने अपने फैसले में उन बयानों पर भी टिप्पणी की और इसके बाद कांग्रेस सांसद और बड़े वकील, आप जानते हैं, अभिषेक सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमंता बिस्वा शर्मा को कुछ सही सलाह भी दी, जिस पर हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं बिगड़ गए। लेकिन आइए जरा सुनते हैं कि अभिषेक सिंघवी यहां कह क्या रहे थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जरा अभिषेक मनु सिंघवी को सुनते हैं, सुनिए। एक और व्यापक मुद्दा है और मैं विनम्रता से कहूंगा, मैं कोई भी नहीं हूं वैसे सुझाव देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री वापस बन सकते हैं 4 तारीख को, वापस नहीं बने वो मुद्दा है ही नहीं। चाहे जीते वो हारे, उनको ये सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि जो 3 पन्नों में उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 22 में कोट किया है उनको, माननीय मुख्यमंत्री को, और कई चीजें कोट नहीं की हैं जो मेरी याचिका में है, जो न मैं बोल सकता हूं न कोट कर सकती है उच्चतम न्यायालय। तो मैं एक बड़ा विनम्रता से प्रश्न पूछूंगा कि क्या ये शोभा देता है किसी शपथ ग्रहण संवैधानिक पदासीन व्यक्ति को? और ये चुनाव की बात नहीं है, आप जीते कल, आप हारे कल। ये बात है कि क्या फर्क है आपके बीच में, हमारे बीच में, हमारे गौरवशाली गणतंत्र के बीच में और हमारी पड़ोसियों के गणतंत्र के बीच में, जहां ये सब चीजें होती हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर वो हमारे सुझाव से नहीं, स्वतः इस बात पर पुनर्विचार करें
और कम से कम गंभीर रूप से खेद प्रकट करें, मैं माफी की बात नहीं करता, तो वो खुद अपने आप को ऊंचा लेंगे। हमको कोई उससे खास सरोकार नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस प्रकार की शब्दावली, इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार के धमकियां, इस प्रकार के संदर्भ और इडियम्स का इस्तेमाल किया गया है जो शर्मनाक हैं और किसी भी गणतंत्र में, किसी भी चुनाव अभियान में उनकी जगह नहीं है। तो यहां सिंघवी जिन बयानों को कोट नहीं कर पा रहे हैं, जिन बयानों को नहीं बोल पा रहे हैं, उनका जिक्र अदालत में किया गया है और इन्हें कोट किया गया है। जरा देखिए कब कब हिमंता विश्व शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ अमर्यादित बयान दिए। जरा इसको आपके सामने लेकर आते हैं हम। 7 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री ने कहा, हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि ये चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार होगा, ये चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार होगा, लेकिन मैं आगे ऐसी कार्रवाई करूंगा जिसका खुलासा बाद में करूंगा, जिससे पवन खेड़ा पवन पेड़ा बन जाएंगे, कुछ दिन इंतजार करें। उसी दिन उन्होंने कहा कि यह पवन खेड़ा कौन है, अगर वो नर्क में भी छिप जाए तो मैं उसे बाहर निकाल लूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो अब भाग गया है, वो कल सुबह 6 बजे ही गुवाहाटी से भाग गया। जब पुलिस दिल्ली पहुंची तब तक वो हैदराबाद जा चुका था। इसके बाद आइए 8 तारीख को, 8 अप्रैल 2026 को हिमंता शर्मा ने कहा कि पहले मैं खेड़ा के पीछे पड़ूंगा और उसे, अब मुझे बोलना पड़ रहा है, कह रहे हैं और माफी के साथ, आप लोगों से माफी के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है और यहां लिखा हुआ है, पढ़ना पड़ेगा मुझे। पहले मैं खेड़ा के पीछे पड़ूंगा और उसे पेलूंगा, फिर जांच में जो भी नाम आएंगे उन्हें भी सजा दूंगा। यह 8 तारीख को। इसके बाद 11 अप्रैल हिमंता विश्व शर्मा आसीन है मुख्यमंत्री के पद पे। 11 अप्रैल 2026 को, अगर आचार संहिता लागू ना होती तो पवन खेड़ा दिल्ली से हैदराबाद नहीं जा पाते, मैं उन्हें बीच रास्ते में ही विमान से उतरवा लेता। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाजपा सरकार बनाती है तो पवन खेड़ा अपनी जिंदगी के आखिरी दिन असम की जेल में बिताएंगे। इसके बाद आइए 15 अप्रैल 2026। उस दिन हिमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं, अगर 4 मई को हमारी सरकार बनती है तो 5 मई को पुलिस कमिश्नर मेरे निशाने पर होंगे। तो इन बयानों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अग्रिम जमानत का विरोध करते समय इन बयानों का बचाव नहीं किया, कहीं नहीं किया, और उनकी सत्यता पर भी विवाद नहीं किया गया। लेकिन अब सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शालीनता यानी डिसेंसी की बात कही तो हिमंता विश्व शर्मा ने पोस्ट में जवाब दिया है। उन्होंने क्या जवाब दिया है ये भी देख लेते हैं जरा। हिमंता विश्व शर्मा रुक नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे किसी से भी लोकतंत्र, सार्वजनिक संवाद या शिष्टाचार पर कोई शिक्षा नहीं चाहिए, खासकर अभिषेक सिंघवी से। शिष्टाचार और वो कभी एक साथ नहीं हो सकते। असली मुद्दा एक महिला से जुड़ा है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय टेलीविजन पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके दूसरे देशों से लाए गए दस्तावेजों से उसकी छवि खराब की गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि अदालतें जल्द ही इस पर ध्यान देंगी और चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक महिला की छवि खराब करने के इस घिनौने कृत्य के लिए दोषी को सजा मिलेगी। साथ ही डॉक्टर सिंघवी ऐसे मंच पर बोलना आसान है, यहां कह रहे हैं डॉक्टर सिंघवी के लिए कि डॉक्टर सिंघवी ऐसे मंच पर बोलना आसान है जहां मैं जवाब देने के लिए मौजूद नहीं हूं। इसे बहस नहीं कहते हैं, ये तो बस निष्पक्ष आदान प्रदान से बचना है जिसकी आप वकालत कर रहे हैं। और मैं स्पष्ट कर दूं, ये तो बस शुरुआत है, अंत नहीं। यानी हिमंता विश्व शर्मा मानकर चल रहे हैं कि यह लड़ाई अभी लंबी चलेगी। हालांकि 4 मई को नतीजे क्या आएंगे और क्या उस हिसाब से असम सीएम का बयान बदलता है या नहीं, यह देखना होगा। इधर नतीजों के इंतजार में बंगाल में भी सियासत गर्म है। शुरुआत में बंगाल का जिक्र किया था, अब फिर से आपको बंगाल ले चलते हैं। कल रात, ये तस्वीरें आप सब देख लीजिए, कल रात जिस तरह ईवीएम छेड़छाड़ का मामला उठा, उसके बाद चुनाव आयोग और ममता बनर्जी फिर आमने सामने हैं। एक तरफ भवानीपुर में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर सनसनीखेज दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर भवानीपुर का स्ट्रांग रूम परिसर युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया है। ये तमाम आप देख रहे हैं।
कल भवानीपुर के स्ट्रांग रूम के बाहर तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच सीधा टकराव देखने को मिला। टीएमसी ने आरोप लगाया कि ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। इसके बाद वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंच गईं और इस दौरान वहां टीएमसी समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई और हालात को काबू में करने की कोशिश की गई, क्योंकि काफी तनावपूर्ण स्थिति थी वहां पे। करीब 4 घंटे तक धरना चलता रहा। बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी की वहां मौजूदगी पर आपत्ति जताई। इलाके में भारी पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ी। ममता बनर्जी करीब रात को 12:07 पर बाहर निकली और दृढ़ स्वर में बोली कि लोगों के वोट की रक्षा होनी चाहिए। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मीडिया के लिए सीसीटीवी लगाने और मतगणना क्षेत्र में पारदर्शिता की मांग की है। यहां पर यह साफ साफ। वहीं नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर टीएमसी नेता कुणाल घोष और शशि पांजा ने धरना दिया। कुणाल घोष ने आरोप लगाया है कि उनके प्रतिनिधियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। प्रतिनिधियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि सीसीटीवी में लोग काम करते दिख रहे हैं। शशि पांजा ने कहा, हमें सब कुछ दिखाया क्यों नहीं जा रहा। शशि पांजा का यह बयान है कि हमें सब कुछ दिखाया क्यों नहीं जा रहा। हालांकि इसके बाद चुनाव आयोग ने टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि सभी ईवीएम मशीनें सुरक्षित हैं और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया है। चुनाव आयोग तो खैर हर चुनाव से पहले निष्पक्षता का दावा करता है, फिर वोटिंग के दौरान भी उसका दावा रहता है कि सब कुछ सही तरीके से हो रहा है और उसके बाद नतीजे के दिन तक उसका यही दावा चलता रहता है। लेकिन बीते कुछ समय से चुनाव आयोग के दावों पर विपक्ष यकीन नहीं कर रहा। ऐसा संदेह क्यों बना हुआ है, इस पर चुनाव आयोग को ही आत्ममंथन करना चाहिए, जबकि बहुत सारे यहां पर प्रूफ राहुल गांधी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में चुनाव आयोग की पोल खोलते हुए दे चुके हैं। क्योंकि कोई भी जीते या हारे, उसकी साख किसी भी हाल में चुनाव आयोग की साख किसी भी हाल में कम नहीं होनी चाहिए। बहरहाल चुनाव आयोग ने तो टीएमसी के आरोपों को खारिज किया है, लेकिन क्या इससे बंगाल में टीएमसी शांति से बैठ पाएगी या बीजेपी अभी से जीत के दावे करके जश्न मनाने की तैयारी नहीं करेगी? क्या होने वाला है 4 मई को, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग की एक प्रेस विज्ञप्ति आ गई है। प्रेस विज्ञप्ति में एक ऐलान किया गया है। ऐलान यह है कि कल यानी 2 मई को 15 बूथों पर फिर से वोटिंग होगी। ये 2 मई कल है, 15 बूथों पर वोटिंग होगी। दक्षिण परगना जिले के मगराहाट में और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथों पर फिर से वोटिंग होगी और इसके अलावा डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों पर भी भारी शिकायतों के मद्देनजर दोबारा वोट डाले जाएंगे। ये विज्ञप्ति है, कह रही है ये विज्ञप्ति चुनाव आयोग की, जो आपके सामने है। 15 बूथ कहा जा रहा है कि डायमंड हार्बर एरिया में और खासकर फाल्ता का जो एरिया है जहां से जहांगीर खान आते हैं, उस एरिया की भी जांच हो रही है और उसके लिए भी शायद पुनर्मतदान के, फिर से चुनाव करवाने के, वोटिंग करवाने के वहां पर आदेश हो जाएं। ये सब कुछ वहां हो रहा है। लेकिन इसके आगे क्या है? किसने की ईवीएम के साथ छेड़छाड़? ममता का ये आरोप क्यों है? और सबसे बड़ी बात यहां पे, उधर हिमंता विश्व शर्मा को आपने देख लिया। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण आज की चर्चा, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। सुमन भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ सीधे कोलकाता से। इधर आपका स्वागत करता हूं सुमन जी। इधर अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपका स्वागत है। सुनील शुक्ला जी आपका स्वागत है। प्रशांत टंडन जी आपका स्वागत है और स्वागत इस्तकबाल अमलिंदु उपाध्याय जी आपका भी। साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी स्वागत इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। बहुत कुछ आपके सामने रख चुका हूं। सुमन भट्टाचार्य जी सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं, फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आता हूं। सुमन जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर कल रात को क्या हुआ, उसके बाद अभी तक, और ये जो कुछ भी है ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन पुनर्मतदान और कहा जा रहा है कि फिर से और भी कुछ सीटों पे वोटिंग होगी। ये आनन फानन में देखिए, आज वो भी शाम के वक्त आप कह रहे हैं कि कल वोटिंग है, कैसे लोग निकल के आएंगे? और कुछ जगहों पे तो 100% वोटिंग हो गई है। देखिए, मैं 2 बात कहना चाहता हूं। आप लोगों से आखिरी बार जब मेरा मुलाकात हुआ उसके बाद 2 चीज हुआ। एक पहला बात हुआ, एक एग्जिट पोल आया, जिस एग्जिट पोल ने हम सब लोगों को चौंका दिया।
और दिखाया कि भाजपा 170 से 200 सीट मिल रहा है। ये पहला बात चौंका देने वाला था। और दूसरा बात जो आप बोल रहे हैं, कल शाम से टीएमसी का एक एक दिग्गज जो कलकत्ता का जो कैंडिडेट लोग हैं, वो लोग खुद सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल सुप्रीमो, ये सारे लोगों का ये आरोप है कि इसी के मदद से जो स्ट्रांग रूम है उनके उसका अंदर कोई जा रहा है और कोई छेड़छाड़ कर रहा है। देखिए कल ममता बनर्जी खुद 4 घंटा एक उनका जो स्ट्रांग रूम है उस पे रहा और टीएमसी के तरफ से आप लोगों के पास भी शायद पहुंच गया है, बहुत सारे सीसीटीवी का फुटेज भी दिखाया गया है जहां पे दिखाया जाता है कि कुछ लोग अंदर बैठ के पोस्टल बैलेट को लेके काम कर रहे हैं। देखिए मैं जितना मानता हूं, मैं जितना समझता हूं, मेरा जितना छोटा सा समझ है उसमें ये आता है कि भाजपा ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। तो पहला दफा उन्होंने एक एग्जिट पोल निकाला, जिस एग्जिट पोल के आप जो कह रहे थे सुमन भट्टाचार्य जी, ये वही है, ये हाँ, वही सीसीटीवी फुटेज है। हाँ, ये वही फुटेज है। देखिए पहला तो उन्होंने एक एग्जिट पोल लाया जिसके जरिए वो जो अपोजिशन है, अपोजिशन मींस यहाँ पे टीएमसी का जो कोमर तोड़ जाए, उनका जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है उसमें टीएमसी पीछे चला जाए, उसको काउंटर करने के लिए खुद ममता बनर्जी आगे आया और एक स्टेटमेंट दिया, एक वीडियो स्टेटमेंट दिया जे ये सब एग्जिट पोल में विश्वास मत कीजिए, हम लोग 200 के आसपास सीट लेके आ रहे हैं। उन्होंने एक्चुअली बोला 226। तो उसके बाद अचानक से ईवीएम वाला बात आ गया है। तो देखिए मेरे को जितना समझ में लग रहा है जो भाजपा ये चुनाव किसी भी तरह से जीतने के लिए बिल्कुल डेस्परेट है। देखिए भाजपा के लीडर के साथ अगर आप अंदर से बात करें, मैं बहुत लोगों से बात किया हूं, वो लोगों की बिल्कुल सीधी बात है जी हम लोग 120 जीतेंगे, बाकी तो अमित शाह जी है वो 70-80 खरीद लेगा। तो मैं इतना मैंने खुल्लम खुल्ला किसी को चीटिंग करते हुए नहीं देखा। ये तो ऐसा बात हो गया ना, मैं जितना भी क्वेश्चन लिखूं जो एग्जामिनर है वो मेरे को ही हाईएस्ट मार्क्स देगा। मैं ऐसा कोई सिस्टम मैंने अभी तक नहीं देखा हूं। तो ये ऐसा सिस्टम के बारे में वो बोल रहा है और खुल्लम खुल्ला बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत छुपा के बोल रहा है जो अमित शाह जी आ रहा है, नहीं बोल रहा है जो हम लोग को तो 120 सीट जीतना है, अगर 120 हम लोग जीत गए तो बाकी अमित शाह खरीद लेंगे। तो 120 भी और इसमें क्वेश्चन आता है जो 120 भी आप कैसे जीतेंगे, क्योंकि 2024 के अगर लोकसभा की हम लोग गणित को मानते हैं तो उस गणित बोलता है जो भाजपा को 92 असेंबली सेगमेंट में लीड था, तो उससे अचानक 28 सीट उनके पास कहां से आ जाएगा। जब इतना लोग आ गया है चुनाव में वोट डालने के लिए, वो भी वो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है जी ईवीएम तो हम लोग ईवीएम तो हम लोग हमारे जिम्मे में है। अच्छा वहां पे भी खत्म नहीं होता है। देखिए आजकल की जो रूल है, इलेक्शन कमीशन का जो रूल है, जो जहां पे स्ट्रांग रूम है उसके आसपास सिर्फ वोटर लोग ही रह सकता है, माने उस इलाका की। तो खुल्लम खुल्ला 2 बंदे का बाइट भी आपने शायद देखा होगा जो बोल रहे हैं हम लोग गुजरात से आए हैं। कौन बोलता है जी हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते? तो मेरे को सचमुच समझ भी नहीं आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो मैं सचमुच बहुत मैं अपने तरफ से बहुत क्या कहूं, मैं सस्पिशियस हूं क्या होने जा रहा है बंगाल के साथ। ये शायद अफ्रीका में जैसे वोट होता है ऐसा ही कुछ करने के लिए ये सोच रहा है। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सस्पिशियस हैं आप भी कि आखिर बंगाल में क्या होने जा रहा है, बंगाल में क्या हो सकता है, ये आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, कल से लेकर आज तक। अब 15 बूथों पे ऑलरेडी पुनर्मतदान का आदेश भी हो गया है। देखिए राजीव जी, पहले तो असल में अमित शाह साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ा आक्रामकता की तरफ इस चुनाव को बढ़ा दिया था। ये जितनी गतिविधियां हो रही हैं ये तमिलनाडु में आपको सुनने को नहीं मिल रही, पुडुचेरी में नहीं मिल रही, आसाम में नहीं मिल रही, सब कुछ बंगाल में हो रहा है। अब चुनाव आयोग मैदान में उतर आया है। देखिए जो मुझे लगता है, जो सुमन जी ने कहा, मुझे जो लगता है असल में आज तो मार्केट बंद था, शेयर मार्केट बंद था,
कल इन्होंने शेयर मार्केट न गिरे, इन्होंने शेयर मार्केट को संभालने के लिए एग्जिट पोल कराए हैं और एग्जिट पोल करा के इन्होंने जो इनके मित्र मंडली थी उनके लोगों ने लाखों करोड़ों के शेयर बेचे होंगे जिससे उनको नुकसान ना हो, जैसे इन्होंने 2024 में किया था। मुझे लगता है देखिए दो बिल्कुल सीधे सीधे विकल्प हैं, या तो जो सुमन जी कह रहे हैं बिल्कुल वो हो कि बिल्कुल बेईमानी पे उतर आए हर तरह से अपनी सारी, क्योंकि जैसे पता चला कि जो काउंटिंग सेंटर में जाएगा उसका क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड के लिए इन्होंने 1000 आदमियों की लिस्ट बनाई है जिसमें केवल टीएमसी के लोग हैं, उनको नहीं घुसने दिया जाएगा, उनके भेष में अपने लोगों को घुसाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग अंदर रहेंगे, 200 मीटर तक लोग नहीं रहेंगे, जो स्ट्रांग रूम के आसपास लोग रहेंगे उनका भी आइडेंटिटी कार्ड होगा। तो देखिए कोशिश तो उस प्रकार की हो सकती है, लेकिन उस कोशिश के बाद क्या होगा? देखिए असली मुद्दा यह है कि पूरा हिंदुस्तान बड़े इत्मीनान से हरियाणा को भी झेल गया, वो महाराष्ट्र को भी झेल गया, वो दिल्ली को भी झेल गया कि अरविंद केजरीवाल की सीट पे ही हजारों वोट काट दिए गए और उनको इलेक्शन हरा दिया गया। अब आखिर जो भारत की अपनी एक सहनशीलता है और जो बंगाल की सहनशीलता है, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में या तो पंजाब का पूरा योगदान रहा है या बंगाल का योगदान रहा है। अच्छा, ये दोनों स्टेट ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ जमाने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं जमा पा रही है। यहां भी उन्होंने आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों को अपनी तरफ शिफ्ट करा के प्रयास किया है किसी तरह पंजाब पे कब्जा कर लें। दूसरा इनका प्रयास जो है बंगाल की तरफ है, क्योंकि जानते हैं कि बंगाल के लोगों की प्रकृति क्या है, उनकी प्रवृत्ति क्या है। अब सवाल यह है जो हर आदमी को कैलकुलेट करना चाहिए, जो ये करना चाह रहे हैं इसका रिस्क क्या है, इसका रिवार्ड क्या है। देखिए रिवार्ड इनको जो मिलेगा मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, इसको डाइजेस्ट करना बहुत आसान नहीं होगा जो भी ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक खुला खेल खेल रहे हैं। जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस का काम है, क्योंकि सेंट्रल रिजर्व पुलिस जो है, ये जो फोर्सेज हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारी हैं, ये हमारे देश की जनता के लिए हैं। सेना हमारी है, पुलिस हमारी है, लेकिन जिस तरह से बंगाल के अंदर इन्होंने बंगाल पुलिस को और सेंट्रल रिजर्व पुलिस को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया है, और जिस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर एक संवैधानिक संकट पैदा करने का प्रयास हो रहा है कि बंगाल पुलिस तुम्हारी है और सेंट्रल रिजर्व पुलिस हमारी है, तो ये जो सारा चीज असल में हो रहा है, मेरे को रिस्क इसमें बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। ना इससे देश का फायदा हो रहा है, ना बंगाल का फायदा हो रहा है, ना लोकतंत्र का फायदा हो रहा है। लेकिन अगर इतना ज्यादा नंगा नाच होगा, क्योंकि देखिए सारी कैलकुलेशन, सारी इक्वेशंस, हर तरह को देखते हुए जितने भी लोग फील्ड में गए, आपके डीबी लाइव के लोग भी फील्ड में गए, जो हमें दिखाई पड़ रहा है टीएमसी अच्छी तरह से जीत रही है। लेकिन अब तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई पोलिस्टर्स ऐसे भी हैं जो तमिलनाडु के अंदर टीवीके को जीतता हुआ दिखा रहे हैं, उनको 165 सीटें दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये जो षड्यंत्र है बहुत गहरा है। लेकिन मैं इस चीज से परेशान हूं, इस चीज से चिंतित हूं, अगर इन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र किया और इस प्रकार का बंगाल में इन्होंने करने का प्रयास किया, तमिलनाडु में करने का प्रयास किया, जो कि गोबर पट्टी की स्टेट्स नहीं है और स्टेट ऐसी स्टेट्स हैं जिससे लगता है कि जो हमारी केंद्रीय सत्ता है वो राज्य सत्ता से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, बल्कि राज्य सत्ता से नहीं बल्कि राज्य के लोगों से लड़ने के लिए तैयार है। तो उसके बाद जो होगा वो मैं नहीं चाहता हो, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा इनका विवेक जो है बना रहे और इस प्रकार की हेराफेरी जैसे इन्होंने हरियाणा में की, दिल्ली में की, महाराष्ट्र में की, वैसे ही बंगाल और तमिलनाडु में न करें। लेकिन अगर करेंगे तो मेरे को ये लगता है कि भारत को परेशानी होगी, मेरे देश को परेशानी होगी, और भारत को और देश को परेशानी होगी तो मुझे परेशानी होगी। लेकिन ये दुस्साहसी लोग हैं। 15 दिन अगर गृह मंत्री वहां जाके रहते हैं, उन्होंने टारगेट बना लिया है किसी तरह से भी बंगाल में कब्जा करना है। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा किया, मैं उसके बाद के लिए चिंतित हूं। और जैसे ईरान का और इजराइल का, अमेरिका का युद्ध चलता जा रहा है, जिस तरह के तेल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, और 1 मई को मजदूर दिवस के दिन जिस प्रकार का बोझा भारत के गरीब लोगों पर डाला गया है और आगे कैसे परिस्थिति बनेगी, एक ऐसे समय में अंधेरी गुफा की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो मैं चाहता हूं ना हो। अभी भी इन लोगों को विवेक आ जाए, देश के अंदर लोकतंत्र को बचा रहने दें। बाकी प्रदेशों में जिन्होंने किया, लेकिन बंगाल और तमिलनाडु में करने का प्रयास ना करें। लेकिन ये कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसा इन्होंने ठान लिया है कि ये करेंगे।
जी, बस इंतजार कीजिए कुछ एक घंटे या कुछ एक दिन का 4 से 5 रुपए या हो सकता है 10 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ जाए, रसोई गैस की कीमत बढ़ जाए। अभी एक आंकड़ा, अभी आप पोलस्टर्स की बात कर रहे थे, आप स्वामी जी ये एग्जिट पोल की बात हम लोग कर रहे थे, सुमन भट्टाचार्य जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी ये आंकड़ा जो है इसको जरा फुल स्क्रीन ले आइए तो थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझाना आसान होगा। ये आंकड़े 2024 के ऊपर हटा भी सकते हैं, 2024 के, ये विकिपीडिया पे है। इसमें आप देखिए ऊपर, सबसे ऊपर एबीपी न्यूज सी वोटर लिखा हुआ है, उसके बाद डीबी लाइव लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए डीबी लाइव ने कोलकाता, माफी चाहूंगा पश्चिम बंगाल, ये 2024 का लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल में डीबी लाइव ने एनडीए को यानी बीजेपी को 11 से 12 सीटों का अनुमान लगाया था, जबकि टीएमसी के लिए 26 से 28 सीटों का अनुमान लगाया था। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया 12 सीटें आई बीजेपी को, 11 से 12 इसने किया था डीबी लाइव ने, और 26 से 28 किया था, 29 सीटें आई टीएमसी को। इसके अलावा कोई भी यहां किसी के भी डीबी लाइव का, इंडिया टुडे देख लीजिए, इंडिया न्यूज देखिए, इंडिया टीवी देखिए, सबने एनडीए को ज्यादा सीटें, और इधर एक न्यूज नेशन है जिसने एनडीए को कम 19 सीटें, लेकिन ये भी एनडीए को 19 और टीएमसी को 22 सीटें इन्होंने बताई थी, लेकिन 29 सीटें आई हैं टीएमसी को। और उसके अलावा ये देखिए डीबी लाइव का ये आंकड़ा, जो ये 2024 का हमारा जो एग्जिट पोल था उस आधार पे मैं बता रहा हूं, 29 सीटें यहां टीएमसी को आई थी और 12 सीटें आई थी बीजेपी को, ये आंकड़े। और जबकि सब टोटल जितने भी थे सब यहां पर बता रहे थे, एक अकेला डीबी लाइव का यहां आंकड़ा जो था वो सटीक बैठा था, 12 सीटें और 29 सीटें। ये इसलिए बता रहा हूं, और इसके अलावा अगर 2021 में जाएंगे वहां भी वही सूरत हाल है, वही कुछ बताया गया है। और जिसमें अब की बार दीदी जो है, बीजेपी जो है वो 200 पार के नारे लगाए गए थे, और जबकि दीदी यानी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 200 पार 215 सीटें आई थी और गठबंधन को 216 सीटें आई थी। तो इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास और विश्वसनीयता की बात यहां पर हम आपके सामने रख रहे थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि और किसी का देख लीजिए, जितने भी हैं, ये विकिपीडिया पे आप जाएंगे और आप जो भी जाकर देखना चाहें देख लें, सब कुछ उपलब्ध है। डीबी लाइव एग्जिट पोल लिखेंगे मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल 2024 का लिखेंगे वो मिल जाएगा। इस पर एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं, पहले स्वामी जी आपसे, फिर सुमन भट्टाचार्य जी आपके पास आता हूं, सुनील शुक्ला जी, प्रशांत जी, हमारे तमाम साथी बने हुए हैं, अमलिंदु जी बने हुए हैं। स्वामी जी, ये अलग अलग आंकड़ों, और इसीलिए भरोसा नहीं होता है, शायद इसलिए भरोसा नहीं होता है कि जब आप खेल करने की कोशिश करेंगे तो भरोसा कैसे होगा? देखिए राजीव जी, असल में जो सारा का सारा सवाल है वो है क्रेडिबिलिटी का, विश्वसनीयता का। और विश्वसनीयता अगर आदमी की सिद्ध होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की सिद्ध होती है, तो उसकी पास परफॉर्मेंस से होती है कि पहले उसने क्या किया था और क्या रिजल्ट आया था। अच्छा, कोई व्यक्ति मुझे ये बता दे कि 2024 के बाद मोदी जी की इमेज इंप्रूव हुई है या खराब हुई है? क्योंकि देखिए बंगाल के इलेक्शन में बिल्कुल सीधी सीधी लड़ाई, जो ये था कि मोदी जी ने कहा था कि मैं हर सीट पे खुद लड़ रहा हूं, ममता बनर्जी ने भी अपने ऊपर सारे जिम्मा ले लिया था, तो आपस की ये बिल्कुल सामने सामने की बात थी। ये बताइए कि 2024 के बाद हमारे देश के अंदर जितनी भी गतिविधियां हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे, अच्छा बंगाल के लोगों का एक चीज पे तो सानी मानना पड़ेगा, प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और साहित्यिक लोग हैं, और सारी जितनी ज्यादा नॉलेज अगर प्रबुद्धता के क्षेत्र में माना जाए तो बंगाल सबसे ऊपर होता है। जितने नोबेल प्राइज मिले ज्यादातर बंगाल के लोगों को मिले। तो ऐसे लोगों से ये अपेक्षा नहीं की जाएगी क्या कि जो इंटरनेशनल अफेयर्स में हो रहा है, देश की आर्थिक स्थिति पे हो रहा है, कि कॉर्पोरेट टैक्स आप कम कर देते हैं। अच्छा, ये भी हर आदमी जो भी बंगाल गया है उसको पता है कि वहां पे गरीबों का जीवन यापन आसान है। और दूसरी प्रकार से ममता बनर्जी ने वहां पे पैसे दिए हैं, 1,500 रुपए महीने दिए हैं, जो बेरोजगार युवक हैं उनको पैसे दिए हैं। एक एक परिवार में अगर 3 महिलाएं हैं, 3 परिवार को 1,500 रुपए मिल रहा है, तो 4,500 रुपए मिल रहा है। अगर 7-8 हजार रुपए घर में आ रहा है तो कम से कम वो स्थिति नहीं है कि उनका घर चलाना मुश्किल है। तो अगर ये फॉर्मूला कि आप लास्ट मोमेंट में पैसा देते हैं और उसके बाद वो पैसे को वापस ले लेते हैं, आप दिल्ली में जो वादा करते हैं जहां झुग्गी वहां मकान, और फिर मकान तोड़ना शुरू कर देते हैं,
फिर महाराष्ट्र में पैसा देते हैं, वापस मांग लेते हैं, बिहार में पैसा देते हैं, वापस मांग लेते हैं, पैसा देना बंद कर देते हैं। और एक तरफ ये क्रेडिबिलिटी है कि 4 साल से आप पैसा दिए जा रहे हैं और आपको पैसा मिल रहा है। तो मुझे लगता है, देखिए, ये तो क्रेडिबिलिटी का सवाल, और 2024 से अगर कंपैरिजन करेगा तो बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की इमेज पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद से डिटोरिएट हुई है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट का चांस नहीं है। फिर जिस बार का इन्वेजन हुआ है कि हिंदी स्पीकिंग लोगों ने वहां जाके बंगाली स्पीकिंग लोगों के ऊपर एक प्रकार से आक्रमण किया है और इतनी आक्रामकता से ये लड़ाई लड़ी है, तो मुझे लगता है कि जो 2024 का सुमन जी बता रहे थे, जो परफॉर्मेंस बीजेपी का था उससे कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जी 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 जी। अब एक और आंकड़ा रखना चाहता हूं, फिर सुमन भट्टाचार्य जी आपके पास आना चाहता हूं। एक आंकड़ा 1977 से, ये आप तमाम साथियों जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1977 से लोकसभा में जिसको बढ़त, विधानसभा में उसकी सरकार। जरा पीछे लेके आइए, 1977 में लेके आइए, 1977, 1977, जरा गौर से देखिएगा, 1977 ले आइए। 1977 से 2026, अब 2026 का भी रिजल्ट सामने नहीं आया है। सुमन भट्टाचार्य जी, आप निराश हो रहे हैं, थोड़ा सा आपकी निराशा को दूर करने के लिए मैं ये आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। 1977 से लेकर अभी तक जितनी बार लोकसभा चुनाव हुए, जितनी बार विधानसभा चुनाव हुए, और उसके आंकड़े जरा स्क्रीन पर ले आइए फटाफट, और स्क्रीन पे आता है, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 1977 में लोकसभा में लेफ्ट गठबंधन को, सुमंदा ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट गठबंधन को 38 सीटें आई थीं और कांग्रेस को 3, अन्य को 1, 38 सीटें। विधानसभा में लेफ्ट को 231 सीटें आई, विधानसभा में उनकी सरकार बन गई। 1980 में यह आ गया, 1977 लेफ्ट को 38 और कांग्रेस को 3, मतलब लेफ्ट को सबसे ज़्यादा, और उसके बाद उनकी विधानसभा में सरकार बनती है। 1980 आई है, लेफ्ट को 38, फिर उसके बाद 238 सीटें आती है, विधानसभा में लेफ्ट की सरकार बनती है 1982 में। उसके आगे आइए, 1984 लोकसभा में लेफ्ट को 26 सीटें, और यहाँ पर फिर विधानसभा में 1987 की विधानसभा में यहाँ पर लेफ्ट की सरकार बनती है। आप जान रहे हैं कि 34 साल तक लेफ्ट की सरकार रही है, और लोकसभा में भी लेफ्ट की यहाँ पर के बल्ले बल्ले। देखिए 1989, 1991 2 बार वहाँ पर चुनाव होता है, और दोनों बार यहाँ लेफ्ट को 37 सीटें मिलती हैं। 1991 में, 1991 में विधानसभा में लेफ्ट को भारी बहुमत 245 सीटें आती हैं, सरकार बन जाती है लेफ्ट की। अब आगे और बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे 1996 लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ हुए। लोकसभा में लेफ्ट को 33 सीटें मिलती हैं, विधानसभा में 203 सीटों के साथ लेफ्ट की सरकार बन जाती है, वाम दलों की सरकार बनती है 1996। उसके आगे देखिए, इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं 1999 आते हैं। 1999 में लोकसभा में लेफ्ट को 29 सीटें आती हैं, और एनडीए वहाँ पर टीएमसी के साथ, टीएमसी और बीजेपी मिलकर 10 सीटें आती हैं, और जबकि 2001 में जो चुनाव होता है विधानसभा का, उसमें लेफ्ट को 196 सीटें मिलती हैं, टीएमसी को 60 सीटें मिलती हैं। इसके बाद आप आइए 2004 में। 2004 में क्या होता है, तो स्क्रीन पर देखिए, 2004 में लोकसभा में 35 सीटें लेफ्ट को आती हैं, और कांग्रेस को 5, टीएमसी को 1। उसके बाद 6 है, 1 लिखा हुआ है, गलत है। 2006 में विधानसभा चुनाव होता है, 2001 को 2006 कर लीजिए, गलत है। 2006 में विधानसभा में 196 सीटें आती हैं, ये विधानसभा में फिर जीत। इसके बाद 2009 आइए आप। 2009 में यूपीए को 26 सीटें आती, यूपीए को 2009 में, और वहाँ पर टीएमसी, और 2011, इसके बाद 2011 का चुनाव होता है, टीएमसी और कांग्रेस मिलकर वहाँ पर सरकार बनाती है 2011 में। चूंकि यूपीए को, क्योंकि लेफ्ट 15 सीटों पे सिमट जाता है, और यूपीए को 26 सीटें मिलती हैं। इसके बाद आप अगर 2014 आते हैं, ये 2009 हो गया, 2014 देखिए, उस समय टीएमसी को 34 सीटें मिलती हैं 2014 में, और विधानसभा में टीएमसी को 211 सीटें मिलती हैं। इसके बाद आइए आप 2016 का है, 2019 में आइए, टीएमसी को 22 सीटें मिलती हैं, और टीएमसी को 216 सीटें मिलती हैं 2021 में। इसके बाद अभी 2024 लोकसभा में टीएमसी को 29 सीटें, 29 सीट 2024। नतीजे 4 मई को आएंगे। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है, वो नतीजे 4 मई को आएंगे।
जो ट्रेंड चल रहा है सुमन भट्टाचार्य जी, ये ट्रेंड 1977 से लेकर अभी तक ट्रेंड में जिसको बढ़त लोकसभा में उसकी सरकार, अगर ये माना जाए तब भी सारे एग्जिट पोल हटा दीजिए, किनारे कर दीजिए, उसके बाद भी, लेकिन फिर भी आपको क्यों डर है? मेरे को ये दुख है कि इंडियन डेमोक्रेसी यहाँ पे आ गया है जो आप और मेरे को ये डिस्कस करने पड़ रहा है। आप जो बोल रहे हैं राजीव जी वो बिल्कुल सीधी बात है, आप सच बोल रहे हैं, आप एक अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ये कोई भी एनालिसिस, कोई भी डेमोक्रेसी, कोई भी रूल बुक को फॉलो करता है? अगर रूल बुक को फॉलो करता है, जो महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में भाजपा को मुंह तोड़ हराया था, तो 7 महीने के अंदर, 7 या 9 महीने के अंदर उसी महाराष्ट्र में कैसे भाजपा का नेतृत्वाधीन एनडीए कांग्रेस को उड़ा के जीतता है? इसलिए जीतता है जो राहुल गांधी बोला था कि 34 लाख का ऐसे वोटर आ गया था जिनको किसी को पता नहीं था। देखिए राजीव जी, अच्छा हम लोग तो खराब है, बांग्लादेश के बॉर्डर में है, हर वक्त बांग्लादेश से हमारे पास आ रहा है अमित शाह जी आके रोज रोहिंग्या लोगों के साथ डिनर कर रहा है, ये तो बिल्कुल सब लोगों को पता है। और फिर रोहिंग्या को डिनर करने के बाद सीधे फ्लाइट पकड़ के उसको यांगन भेज दे रहा है, ये सब कुछ पता है। आप या कोई भाजपा के लीडर मेरे को ये समझाए, महाराष्ट्र में 34 लाख का वोटर कहां से आया था? कराची से आया था। महाराष्ट्र के बगल में तो पाकिस्तानी मिलता है, तो हम लोग तो देशोद्रोही है, हम लोग जिहादी है अमित शाह के लिए, तो हमारे लिए तो बॉर्डर से बांग्लादेश से आगे आ जाता है। लेकिन मुंबई के महाराष्ट्र के लिए कहां से वो 34 लाख का एक्स्ट्रा वोटर आया था? देखिए, मैं जितना समझता हूं, अगर ये नहीं होता है तो मंडे शायद मैं सबसे खुश हूंगा, लेकिन ये लोग चोरी का भी एक बात होता है राजीव जी, ये चोरी, सीना चोरी, जो करना है वो सारा कुछ ये करने में मशहूर है। आप एक सीधी बात समझिए, आप बंगाल की इतना हिस्टोरिकली दिखाया, कभी ज्योति बसु के टाइम में, तब तो कांग्रेस सेंटर में पावर था, ज्योति बसु को जाके स्ट्रांग रूम के सामने खड़ा होना पड़ा था नहीं। या जब ममता बनर्जी जब पावर में आ रहे थे तब तो कांग्रेस था, तो क्या बुद्धदेव भट्टाचार्य उस वक्त जो लेफ्ट का चीफ मिनिस्टर था, जो चुनाव हार गया, लेकिन वो क्या जाके स्ट्रांग रूम के सामने खड़ा हुआ था? ये कहां पे मैं आपके जरिए सारा इंडिया को ये पूछना चाहता हूं, जो सामी और अखिल सामी जी ने बताया, ये कहां पे लेके आया है? ये डेमोक्रेसी का कौन सा चेहरा है जो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, ममता बनर्जी आज तक चीफ मिनिस्टर है, उनको 4 घंटा ईवीएम के सामने खड़ा रहना पड़ता है। मैं ये बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप ये समझिए, ये बंगाल में जो इलेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से इन लोगों ने इलेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरीके से ये रिजल्ट को शायद मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो बांग्लादेश में शेख हसीना करते थे, इसीलिए शेख हसीना को भागना पड़ा। एक दिन रोष में शेख हसीना को भागना पड़ा। तो क्या उसी मॉडल को बंगाल में आप जिसका तस्वीर दिखा रहा है, ये शोशी पाजा है, ये एक मिनिस्टर है, इसका घर ऑलरेडी अटैक हुआ है, लेकिन जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, ये अजीत पाजा एक बहुत पुराना कांग्रेस का मिनिस्टर का डॉटर इन लॉ है, और ये अजीत पाजा वाजपेयी कैबिनेट में भी मिनिस्टर था। तो उसका जो डॉटर इन लॉ है, उनको पीटा गया, उसके घर पे जाके, जिस दिन मोदी जी का ब्रिगेड था, शशि पाजा के घर पे बुरी तरह से हमला हुआ, और आज शशि पाजा को ये डर के साथ जीना पड़ रहा है, कम से कम 3 दिन जीना पड़ेगा, जो मेरा ईवीएम टैंपर ना हो जाए। ये कौन सा डेमोक्रेसी में हम लोग बैठ रहा है? इसके बाद मोदी जी क्या विश्व गुरु बनता है? मेरे को तो सोचने से भी डर लगता है सर। आप जो बोल रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक बोला है। 1977 से ये कभी नहीं हुआ
जिन लोगों को लोकसभा में ज्यादा सीट मिला है, 77 आपने दिखाया, 84 दिखाया, 89 दिखाया, 91 दिखाया, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप तो नॉर्मल रूल ऑफ लॉ की बात बोल रहे हैं सर, यहां पे तो रूल ऑफ लॉ चलता नहीं है। भारत में, जिस भारत में आज हम लोग जीत रहे हैं, मेरे को क्योंकि मैं ईस्ट में रहता हूं, मेरे को अरुणाचल का वो स्टोरी अभी भी याद है। जब नबाम टुकी का गाड़ी गुवाहाटी से चलना शुरू किया था, तब वो कांग्रेस का मिनिस्ट्री था। जब वो गाड़ी जाके अरुणाचल में पहुंचा, 12 या 14 गाड़ी था, तब जाते जाते पहुंचते पहुंचते माननीय हेमंत बिश्व शर्मा के लिए वो सारा कांग्रेस का एमएलए भाजपा का एमएलए बन गया था। और नबाम टुकी के जगह, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर के जगह प्रेमा खांडू चीफ मिनिस्टर बन गए थे। सिर्फ सर, मैं गुवाहाटी से अरुणाचल कम से कम जिंदगी में 50 बार चला हूं। वो 7 घंटे का जर्नी है। तो 7 घंटे के जर्नी में एक पूरा कैबिनेट, एक पूरा एमएलए का कैरावन बदल गया, वो कांग्रेस से भाजपा हो गया। और क्या हमारे डेमोक्रेसी का क्राइसिस देखिए सर, आज प्रेमा खांडू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अप्रूव करता है कि उन्होंने पिछला 10 साल में 16,000 करोड़ का घोटाला किया है। 16,000 करोड़। क्या प्रेमा खांडू के घर पे ईडी जाता है? क्या प्रेमा खांडू के बेटे को सीबीआई बुलाता है? इस देश में मैं बोलता हूं, मैंने पुतिन भी ऐसे देश नहीं चलाता है सर। पुतिन भी बीच बीच में तो चुनाव करता है। पुतिन बीच बीच में अपना और मेडवेडेव के बीच ट्रांजिशन होता रहता है। कभी पुतिन प्राइम मिनिस्टर, मेडवेडेव प्रेसिडेंट, कभी मेडवेडेव प्राइम मिनिस्टर, पुतिन प्रेसिडेंट। यहां पे तो आप पिछला 12 साल से एक ही ड्रामा देख रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह, मोदी जी और अमित शाह। मेरे को, मैं आप बात उठाया, मैंने इसलिए आपको बोल रहा हूं, मेरे को भाजपा का एक मिनिस्टर जो स्टेज में था नरेंद्र मोदी जी के साथ, उन्होंने मेरे को बताया कि ये चुनाव हम जीत नहीं सकते, ये चुनाव जीतने का हमें कोई चांस नहीं है। लेकिन आप जब एग्जिट पोल देखते हैं तो 200 सीट भाजपा को मिल रहा है। सोच के मैं हैरान हो गया, कुछ सीट क्या बांग्लादेश से भी आ रहा है जहां पे भाजपा चुनाव जीतेगा? जी, ये तो कोई रूल बुक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप बने रहिए थोड़ा हमारे साथ। मैं सर हूं जी, मैं हूं आपके साथ सर। जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखते हैं आप ये पूरे घटनाक्रम पे? आपके विचार भी, और तमाम साथी हमारे साथ बने हुए, सुनील शुक्ला जी भी बने हुए हैं, अमलेंदु जी भी बने हुए हैं। प्रशांत जी। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल एजेंसियां एक सिंडिकेट की तरह, बीजेपी के सिंडिकेट की तरह काम करती। ज्ञानेश गुप्ता का हम लोग देख रहे हैं शुरू से आचरण, और जिस तरीके से वो चुनाव आयोग टीएमसी का नाम लेकर कि देख लेंगे, कि जिस तरीके से वो उनका एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आता है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेके, मैंने तो कभी देखा नहीं। मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे सेंट्रल एजेंसियां हैंड इन ग्लव हैं, कैसे सिंडिकेट की तरह काम बीजेपी के। तृणमूल कांग्रेस का जो इलेक्शन की कंसल्टेंट कंपनी है, जो उनके सलाहकार हैं, आईपैक, जो कभी प्रशांत किशोर की हुआ करती थी, उसके फाउंडिंग मेंबर हैं फाउंडिंग डायरेक्टर हैं विनेश चंदेल। विनेश चंदेल को जो तृणमूल कांग्रेस का चुनाव लड़वा रहे थे, डेटा का काम कर रहे थे, उनको पहले फेज के पहले गिरफ्तार करती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी उनको गिरफ्तार करती है चुनाव के पहले फेज के पहले। और उसके बाद जब चुनाव निपट जाता है तो उनकी बेल एप्लीकेशन आती है और ईडी उसका विरोध नहीं करती है और उनको बेल मिल जाती है। यानी पूरे चुनाव के दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको बेल नहीं, उनको जेल में रखा, और जब चुनाव निपट गए उनकी बेल का विरोध भी किया। इसका मतलब है कि आप डायरेक्टरेट को आयोग में एक अर्जी देनी चाहिए कि हम पॉलिटिकल पार्टी की तरह रजिस्टर आपको। तो ये सेंट्रल का जो हाल है, और कोर्ट ये कि कोर्ट को भी इतने समय समझ में नहीं आया कि ये पुला है। आपको भी कोर्ट बेल देने की शुद्ध इलेक्शन जो है
जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, आपकी आवाज़ बीच बीच में कट रही है, इसलिए मैं वो कर रहा था, आवाज़ कट रही थी, लेकिन अब ठीक है। जी आवाज़ बीच बीच में रुक रही थी, वीडियो थोड़ा सा डाउन हो रहा है। तो मैं दोबारा जोड़ता हूँ। जी आप दोबारा जुड़िए, आप दोबारा जुड़िए जल्दी से। एक छोटा कमेंट स्वामी जी आपके पास छोटा कमेंट आपसे लेना चाहता हूं और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये पूरा जो हम लोग देख रहे हैं स्वामी जी, ज़रा ये बताइए कि अभी आपने वो भी देख लिया, आंकड़े हमने सामने रख दिए, हमने सारे आंकड़े रख दिए 1977 से लेकर 1977 से लेकर अभी तक के आंकड़े। इन आंकड़ों के आधार पे अगर विश्लेषण करना हो तो साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ सुमन भट्टाचार्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस साल भर पीछे जाइए और महाराष्ट्र के चुनाव को देख लीजिए। 6 महीने 7 महीने पहले लोकसभा के चुनाव होते हैं, तब क्या स्थिति रहती है, और फिर विधानसभा के चुनाव में तो यहाँ बल्ले बल्ले है, वन साइडेड विक्ट्री। कैसे भरोसा किया जाए चुनाव आयोग पर? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में जो सुमन जी की बात मैंने सुनी, देखिए सुमन जी से एक कार्यक्रम में पहले भी मैं बैठा हूं, उनकी प्रबुद्धता से, उनके ज्ञान से मैं बहुत प्रभावित हूं। देखिए मुश्किल क्या है कि हमारे देश के सामान्य जन, आम जनता ये पूछ रही है हमसे और सुमन जी जैसे लोगों से, ये बताइए कि आप लोग प्रॉब्लम तो रोज बता देते हैं, रोज आके डिस्कस कर लेते हैं कि ये हो रहा है, बेईमानी हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है, सॉल्यूशन बताइए। क्या ये राजीव जी बात सही नहीं है कि हम लोग महात्मा गांधी के संतान हैं, हम लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं और सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। महात्मा गांधी ने जब पूरे विश्व को रास्ता दिखा दिया, तो क्या भारतवासी जब हमारे पूर्वज लाठी खाते रहे और जेल के अंदर रहे, बहुत लोग ऐसे थे जो दलाली करते रहे उनकी, लेकिन हमने तो एक रास्ता दिखाया था ना पूरे विश्व को जी। ये मैं देख रहा हूं कि अगर अलग अलग राज लुटते जा रहे हैं और आखिरी फोर्ट है ये आगरी हमारा किला है। अगर बंगाल के अंदर इन्होंने हेरा फेरी कर ली और इसके बावजूद हम महात्मा गांधी के देश वाले, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश वाले, पंडित जवाहरलाल नेहरू के देश वाले, अगर हम एक सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं चला सकते, तो अब देश की जनता भी हमसे भी थक गई है। देश की जनता राहुल गांधी से भी थक गई है, वो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव से और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी थक गई है, उद्धव ठाकरे से भी थक गई है। अरे आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप ट्वीट करते हैं, वो चुनाव लूट के ले जाते हैं, आप चुपचाप होकर बैठ जाते हैं, अगले चुनाव में फिर हार जाते हैं। अरे आप तो चलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बड़े बड़े नेता हैं, आपके पास तो बड़ी बड़ी कोठियां हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। जो सामान्य जन है, जो आपके लिए जमीन पे लड़ाई लड़ रहा है, कैसे पिट रहा है, कैसे फर्जी केसेस उस पे हो रहे हैं, कैसे वो जेल जा रहा है, तो क्या ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है? अब मैं ममता बनर्जी से आशा लगाए बैठा हूं। अगर ममता बनर्जी, अगर ये बेईमानी होती है, देखिए अगर ईमानदारी से इलेक्शन होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, 220 सीटें टीएमसी को मिलेंगी। लेकिन अगर बेईमानी होती है तो फिर चुप होकर बैठ जाएंगे आप। अगर आप चुप होकर बैठ जाएंगे तो हम अपनी जान क्यों दें? हमारे देश के करोड़ों लोग आपके लिए जान क्यों दें? अपने को बलि क्यों चढ़ाएं? लोकतंत्र बचाने का क्या सारा ठेका हम लोगों ने ले रखा है, ये बड़े बड़े नेताओं ने कुछ नहीं कर रखा है। तो अगर महात्मा गांधी के देश का होने का आप दम्भ भरते हैं, तो आगे का रास्ता बताइए ना, आगे क्या करेंगे आप? जो हो रहा है वो हमको पता है, पूरे देश को पता है, आगे आप क्या करेंगे इसके लिए मार्गदर्शन कीजिए, वरना देश निराश हो जाएगा। और देश अगर निराश हो जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स कम हो जाएगा, गैस के दाम बढ़ जाएंगे, 30-40% दाम बढ़ा दिए जाएंगे और एक नाटक होगा, हमारे देश के गरीब लोगों का शोषण होगा। 11,000 रुपए महीने में उसको नोएडा और दिल्ली के अंदर अपना रोजगार करना पड़ेगा, बड़े बड़े पूंजीपति बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे और हमारा गरीब जो है भूखा मरेगा। अगर हमें इसे स्वीकार करना है तो लोकतंत्र और अपने लोकतंत्र के प्रहरी कहने का हमको कोई अधिकार नहीं है, ना ममता बनर्जी को अधिकार होगा। 4 तारीख तक वेट करते हैं, उसके बाद वेट करते हैं। अगर वो कुछ हमें रास्ता दिखाती है तो हम मानते हैं, राहुल गांधी अगर रास्ता दिखाते हैं, सड़क पे उतरते हैं, गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन छेड़ते हैं, तो हम मानेंगे वो नेता हैं। वरना प्रॉब्लम हम जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन नेताओं को बताना पड़ेगा जो पार्लियामेंट हाउस में बैठते हैं और जाके अपनी सुख सुविधा का उपयोग करते हैं। हम लोगों ने जो देश की जनता ने करना था वो कर दिया, अब नेताओं का समय है, रास्ता दिखाइए, रास्ता बताइए। और अगर महात्मा गांधी लाठी खा सकते हैं, लाखों सत्याग्रही लाठी खा सकते हैं, वो समय कब आएगा जब आप लोकतंत्र के बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए लाठी खाने के लिए तैयार होंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आने वाला समय शायद उसी दिशा में ले जाएगा इस देश की जनता को, वोटर्स को। प्रशांत जी अपनी बात पूरी कीजिए। प्रशांत जी, मैं स्वामी जी की बात पे सिर्फ एक बात जोड़ दूं पहले, कि क्या इस देश के जज
इस देश के आईएएस, आईपीएस, इस देश के सरकारी कर्मचारी, पब्लिक सर्वेंट तब तक कानून का पालन नहीं करेंगे, संविधान का पालन नहीं करेंगे, जब तक जनता सड़कों पर नहीं आएगी। ये तो बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है, जजेस के सामने सवाल है। पवन खेड़ा के मामले में देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी तारीफ है साहब, उन्होंने जो है पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी। और अभी आपने बताया कि उन्होंने क्या क्या हेमंत बिस्वा के सामने भी कहा, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना से उनको रिलीफ मिला तो उसको खत्म कर दिया। जी, डिस्कनेक्ट हो गए प्रशांत जी, फिर से प्रशांत जी डिस्कनेक्ट हो गए। जी 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 जी, प्रशांत जी आ गए, जी बोलिए। तो मैं दोबारा जुड़ता हूँ, मेरा वीडियो डाउन हो रहा है। जी जी जी, आप जुड़िए, दोबारा जुड़िए। जल्दी से एक कमेंट लेना चाहता हूँ। सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूँ, फिर सुमन जी आपके पास आता हूँ। सुनील शुक्ला जी, पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा है या कुछ और है? ये विरोध प्रदर्शन, ड्रामा बोले तो ठीक नहीं लगता है, एक विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। अभी से थोड़ी देर पहले शशि पांजा कोलकाता में राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची हैं, ये खबर आ रही है। और एक मज़ेदार चीज़ और जोड़ देना चाहता हूं, सुमन जी उस पर अपनी बात जरूर रखेंगे कि ऑब्जर्वर्स जो बनाए गए हैं अभी काउंटिंग सेंटर पे, उसमें भी कहा गया है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, पीएसयू के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयू के हों, और लोकल नहीं हों। और इसको जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसने भी मतलब याचिका लगाई गई थी कि लोकल हो, लेकिन उसने भी उस याचिका को खारिज कर दिया। अब अभी से थोड़ी देर पहले टीएमसी इधर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, सुप्रीम कोर्ट स्पेशल सुनवाई के लिए 4 तारीख को। तो टीएमसी का कहना है कि लोकल ऑब्जर्वर भी होना चाहिए, उस पर आते हैं। लेकिन ओवरऑल जरा ओवरऑल सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। एक तो जो ये बात कही गई कि जो आपने आंकड़े दिए कि जिन्होंने पश्चिम बंगाल में जिन पार्टियों ने विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव जीता, उन्होंने सरकारें बनाई जी। इसको लेकर के एक बात कही, सुमन जी ने भी ये बात कही, और कि महाराष्ट्र में भी तो ये हुआ था, महाराष्ट्र के लोकसभा के चुनाव में भी तो ये हुआ था कि कांग्रेस या महायुति ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, और जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव आया तो हार गई। बिल्कुल सही है, लेकिन पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में फर्क है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने वहां जितने भी दल थे उनको सबको कमजोर कर दिया। एनसीपी को बांट दिया, शिवसेना को बांट दिया, कांग्रेस की अकेली ताकत थी जो बटी नहीं, लेकिन उसको भी कमजोर करने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल में यह नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले दिन से मजबूती के साथ लड़ रही है, जितने भी उसके हथकंडे हैं। आप एसआईआर की प्रक्रिया से शुरू हुई है। एसआईआर की प्रक्रिया में जब लोगों के नाम डिलीट करने का क्रम शुरू हुआ तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, टीएमसी के नेता सड़कों पे थी। उन्होंने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होकर के इस पूरी प्रक्रिया का विरोध किया। और तथ्य भी है कि उनके सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होने से जो बात उन्होंने कही, इसमें ऐसा नहीं था कोई वकील नहीं कर सकता था, कोई विद्वान वकील इस बात को कर सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री की उपस्थिति से वह पूरा का पूरा विषय गंभीर हो गया। और कम से कम, जैसा कि ममता बनर्जी का खुद का कहना है, कि 22 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हुए। आप पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी लड़ रही है, हर मोर्चे पर लड़ रही है। उसने भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा नहीं था कि एकदम छोड़ दिया कि ठीक है आप जितनी ताकत के साथ लड़ रहे हैं हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। मजबूती के साथ लड़े, हर जगह है, चाहे प्रचार अभियान चलाना हो। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी उनके टीएमसी में सेंध नहीं लगा पाई, जैसे कांग्रेस के में सेंध नहीं लगा पाई थी महाराष्ट्र में, उसे यहाँ भी सेंध नहीं लगा पाई टीएमसी के साथ। और प्रत्येक नेता टीएमसी ने जिस तरीके से मुकाबला किया है वो उल्लेखनीय है। इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि जो महाराष्ट्र में हुआ वह पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता। दूसरी चीज, मेरा अपना ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के खिलाफ कोई माहौल नहीं बना पाई है।
और टीएमसी ने अपने पूरे प्रचार अभियान को बहुत केंद्रित रखा, फोकस्ड रखा और अपने लोगों को अपने साथ जुड़े रखने की पूरी कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में ये बात निकल के आई कि किसी भी तरह से चुनाव जीतना है, चाहे मतदाता सूची अपने अनुकूल बनवाने की स्थिति हो, मतलब लोगों के नाम 90 लाख लोगों के नाम कट जाएं और कोई राजनीतिक दल उस पर कोई प्रतिक्रिया न दे, ये सामान्य बात मैं नहीं मानता। किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत बड़ी बात है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक व्यक्ति का भी मताधिकार छीना जाना ये विमर्श का विषय होना चाहिए। जब हमारे देश में मताधिकार लोगों को दिए गए तो किनको मताधिकार नहीं मिले होगा उसका बाकायदे उल्लेख किया गया है। संदेह के आधार पर आप किसी को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं, क्यों ऐसा किया गया? और इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों थी? स्वाभाविक सी बात है कि अगर उसका या तो उसके लाभार्थी है वो, क्योंकि बाकी तो जितने भी दल हैं, चाहे वामपंथी दल हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे स्थानीय कोई दल हो, सबने इसका विरोध किया कि नहीं, ये प्रक्रिया ठीक नहीं है जी। और जो तार्किक विसंगति के नाम पर बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काटे गए उसका लोगों ने विरोध किया, जम के विरोध किया और उसका असर भी हुआ। स्थिति यह है कि राज्य का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पे एसआईआर का असर न हो। जिनके नाम कटे हैं, जिन परिवारों के लोगों के नाम कटे हैं और उन्होंने जबरदस्त तरीके से मतदान किया और एक तरह का संदेश गया कि अगर हम मतदान में नहीं भाग लेंगे तो हो सकता है कि अगले चुनाव में हमारा नाम कट जाए, हमारी नागरिकता पे संदेह लोगों को होने लगे। यह एक बड़ा कारण था कि लोग मतदान केंद्रों तक गए और उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया। तो एक ये कि भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने का तरीका है, जो राजनीतिक शैली है, उसका विरोध नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे एमके स्टालिन हो, आप सोचिए कि आज बीजेडी के नेताओं ने कितनी जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। उड़ीसा के नेताओं ने इस महाराष्ट्र के पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, ईवीएम को लेकर के उन्होंने भी बात कहा कि निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि पूरे के पूरे निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर के वो अपना लोगों के विश्वास को हासिल करें और वो टीएमसी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो जो विपक्षी दल हैं वो विपक्षी दल इस मुद्दे पर चुप है, ऐसा नहीं है। जहां तक विरोध का सवाल है, मेरा मानना है कि यह टीएमसी निश्चित रूप से जो परिणाम आएगा उसको स्वीकार करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऐसी स्थितियां पैदा होती है जिसमें लोगों को संदेह हो तो वो चुपचाप बैठ जाएंगे, वो प्रतिक्रिया देंगे। पश्चिम बंगाल में होता रहा है, अन्य राज्यों में भी होता रहा है और पश्चिम बंगाल में भी एक अलग तरह की राजनीतिक जागरूकता है। मुझे लगता है कि एसआईआर को लेकर के, चाहे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर, चाहे बड़े पैमाने पर अधिकारियों का स्थानांतरण का सवाल हो, चाहे बड़े पैमाने पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति का सवाल, हर पर टीएमसी ने प्रतिक्रिया दी है। और टीएमसी ने केवल जवानी जमा खर्च नहीं किया, निर्वाचन आयोग के सामने मौजूद होकर, खड़े होकर के अपनी बात कही। वह चाहे केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मिलने का सवाल रहा हो, वो मिलते रहे हैं, मिल करके बाहर निकल के पूरी बात कहते रहे हैं। उन्होंने एक राजनीतिक विमर्श हमेशा बना करके रखा और उसका लाभ भी उसको मिला जी। कि जो एक एंटी इनकम्बेंसी का परिवेश बन सकता था वो नहीं हो पाया। मेरा अपना ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से इस चुनाव को किसी भी तरह से जीतने का प्रयास किया, क्योंकि वो राजनीतिक स्तर पर टीएमसी का मुकाबला नहीं कर पाई, उसने राजनीतिक स्तर पर उसको चुनौती वो नहीं दे पाई है। लेकिन जो उसके ये बात बार बार कही जा रही है कि बड़े पैमाने पर लोगों ने मतदान किया, अरे 10% मतों का मतदान का प्रतिशत बहुत बड़ा होता है। अगर आप पिछले वर्ष के 2021 के चुनाव से तुलना करेंगे, 10% अंतर कितना है? कितने बड़ी संख्या में लोग 2021 की तुलना में बड़ी संख्या भाग लेने के लिए आ गए? वो तो स्थिति नहीं बनी। 20-22 लाख लोग जी। क्या इतनी बड़ी संख्या हो गई है? तो इस सवाल ये नहीं है। लोगों ने अब चुनाव के प्रति पूरी रुझान के साथ उन्होंने मुकाबला किया है और जो बयान ममता बनर्जी के आ रहे हैं वह मेरा अपना मानना है कि अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखना। आप सोचिए, क्या निर्वाचन आयोग इसमें घेरे में नहीं आता? उस पर संदेह नहीं होगा। आखिर 29 तारीख को मतदान खत्म हो गया, आप क्यों 4 तारीख को मतगणना करा रहे हैं? 5 दिनों के 5वें दिन आप 29 तारीख को मतदान खत्म हो गया, 30 दिन का गैप देकर के 1 तारीख से मतगणना शुरू करा देते जी। ये हमेशा से ही होता रहा है कि मतगणना खत्म होने का 1 दिन गैप दिया जाता है कि अगर कहीं दोबारा मतदान कराना, पुनर्मतदान की स्थिति बनती है।
पुनर्मतदान भी होता रहता है और मतगणना भी होती रही है। क्यों 4 दिनों तक रोक कर रखा गया, 5वें दिन मतगणना कराई जा रही है? आप मान लीजिए, मैंने जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वह मतगणना केंद्रों पर अपने कार्यकर्ताओं को कैसे बैठा सकते हैं, कैसे रख सकते हैं? यानी कि छोटे दल, कम साधन के दल तो फिर तो इस स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकते हो। आप केरल में चुनाव कब हो गया, तमिलनाडु में 23 तारीख को चुनाव खत्म हो गया, असम में उसके पहले चुनाव खत्म हो गया, पांडिचेरी में उसके पहले चुनाव खत्म हो गया। कितने समय तक लोग अपने मतगणना केंद्र पर इसकी रखवाली करें? यह दौर आता चला जा रहा है, जिस दिन मतदान खत्म होता है, मतदान केंद्र पर ही मतगणना पूरी हो जा रही है। कई देशों में इस तरह की स्थिति है, और आप 5-5 दिन तक रोक करके रखेंगे। चुनाव की अवधि को और सीमित करने की जो कोशिशें हैं, उसके लिए निर्वाचन आयोग के ऊपर भी सवाल पैदा होगा। तो चाहे मतदाता सूची बनाने का सवाल हो, चाहे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती का प्रश्न हो, चाहे मतगणना में देरी का सवाल हो, कि या मतगणना के दौरान पर्यवेक्षकों के नियुक्ति का एक गंभीर सवाल है कि आखिर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ही क्यों नियुक्त करेंगे आप? और अगर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे तो उनको कैसे कर सकते हैं कि दबाव से मुक्त होंगे? भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में नहीं है क्या? तो राज्य सरकार के कर्मचारी, क्या सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को आप संदेह में डाल देंगे? तो ये संदेह की स्थिति के नाम पर, इस तरह के पारदर्शी चुनाव कराने के नाम पर इस तरह के निर्णय निश्चित रूप से अफसोसजनक है। और किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए इस पे जो लोग भी इसमें विश्वास करते हैं उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि आपने चुनाव कैसे कराया, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बड़ी संख्या में लोगों को मतदान से वंचित किया रखा गया। जी, मतदान से वंचित किया जाना किसी भी लोकतांत्रिक परिवेश में किसी भी नागरिक के लिए ये बड़ा सवाल होना चाहिए, और ये बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल में है, लोगों के जहन में है, लोग इस विमर्श को लेकर के बाकायदे ये चर्चा में भी है। जी 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 जल्दी से सुमन भट्टाचार्य जी आपके पास आता हूं, फिर प्रशांत जी आपके पास। आपकी बात पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी टीएमसी सुप्रीम कोर्ट आ गई है ऑब्जर्वर्स के को लेकर, जो पूरा वहां चल रहा है, हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। मामला क्या है जरा सा बताइए सुमन भट्टाचार्य जी। और जी जी प्लीज। मैं बोलूंगा? जी 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 सर, बात यह है कि जो आज शाम को एक इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर आया था, जिस सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे जो ऑब्जर्व है वही आखिरी तक काउंटिंग के बारे में साइन करेगा। वो अगर साइन नहीं करेगा तो कोई भी रिजल्ट अनाउंस नहीं किया जाएगा। देखिए, पहले जो तरीका था सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में या सारा स्टेट में ऐसे तरीका था, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसका जिम्मेदारी ज्यादा रहता है, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ज्यादा से ज्यादा स्टेट का ऑफिसर रहता है। तो यहाँ पे वो लोग उनको नीचे दिखाने के लिए या साइडलाइन करने के लिए सारा जिम्मेदारी वो जो बाहर के स्टेट से जो लोग आए हैं उनके ऊपर डाल दिया गया है। ये आज का डेवलपमेंट है, इसके खिलाफ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट में गया है। लेकिन राजीव जी मेरे को माफ कीजिएगा, मैं सुप्रीम कोर्ट या सिस्टम से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रखता हूं। अगर आप पूरा ये सार के प्रोसेस में देखेंगे, बिहार हो या बंगाल हो, सार के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला, हमारा बंगाल से चुनाव, बंगाल से आया जज भी ने जो बोला वो तो शर्मदायक है। दूसरा बात यह है, जो पहले शायद अखिल शामी जी कह रहे थे, मैं सचमुच डरा हुआ हूं, मैं सचमुच खफा हूं इसलिए सब लोगों को मालूम है महाराष्ट्र में कैसे भाजपा ने वोट चोरी किया, लेकिन उसके बाद क्या संघर्ष हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा। महाराष्ट्र एक ही बात हुआ, वो चुनाव चोरी करने के बाद बेचारा अजीत पवार मर गया, शायद उसको इतना बोझ उठा नहीं पाया। देखिए, आप अगर देखेंगे, मैं अजीत पवार का बात इसलिए झेला, कहां है जगदीप धनखड़, कोई नहीं, किसी को नहीं पता। एक वाइस प्रेसिडेंट था सर, उसको वो कहां पे लापता हो गया, उसके लिए तो आमिर खान सिनेमा नहीं बनाएगा लापता लेडीज, वो तो लापता वाइस प्रेसिडेंट हो गया सर। बंगाल का एक गवर्नर था सीवी आनंद बोस, उसको चुनाव के बिल्कुल पहले हटाया गया, और वो भी कहां है किसी को पता नहीं है सर। मैं ये बोलना चाहता हूं, जो हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके ऊपर शायद मैं भी सुनील जी की तरह ये मानता हूं कि ये बंगाल की जो फोर्ट है वो आखिरी दांव है, आखिरी दांव।
अगर बंगाल को उन्होंने कब्जा कर लेते तो दूसरे तो हरियाणा, महाराष्ट्र, सारी जगह उन्होंने कब्जा ही किया। हम लोग सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में बता रहे थे। प्लीज याद कीजिएगा, जब हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 सीट मिला था, बिल्कुल आधा सीट मिल गया था। सबको पता था हरियाणा में कांग्रेस आ रहा है, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया सर। हम जहां पे खड़े हुए हैं आज, फर्स्ट में किसी ने मई दिवस का बात भी उठाया। आप सोचिए नोएडा की प्रोटेस्ट के बारे में क्या हुआ। जोगी ने सब लोगों को जेल में डाल दिया और बोलने लगा। आजकल तो ये बात भी हो गया, कोई भी प्रोटेस्ट होता है वो सोनम वांगचुक का हो या नोएडा का हो, उसका पाकिस्तान के साथ लिंक जोड़ा जाता है सर। ये बोलने से आसानी होता है ना, सारा चीज पाकिस्तान से हो रहा है सर। मैं ये बोलना चाहता हूं, बंगाल में क्या होगा वो तो 4 में डिसाइड करेगा। और जो आप सब लोग जो जानते हैं वो मैं भी जानता हूं, अगर चुनाव का सच्ची तरह से काउंटिंग होगा तो भाजपा को 80 सीट भी मिलना मुश्किल है। ठीक है, भाजपा को जितना लीडर मेरे को बताया कि हम लोगों ने 200 सीट मिल रहा है, मैं उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज बैकअप मांगा क्योंकि मेरे को सारा डिस्ट्रिक्ट पता है कहां पे उनको सीट मिलेगा। तो लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं जो आर्गुमेंट दे रहा हूं, एक अच्छे डेमोक्रेसी के लिए बात हो रहा है। मैं आपको एक बात कहूं, बंगाल के एक बंगाली बिजनेसमैन मेरे को आज शाम को एक स्टोरी बताया। वो ममता जी के साथ वो बीच बीच में दिखता है। तो जैसे होता है ना ऑनररी कंसल जनरल, उनको एक यूरोप के कंट्री का ऑनररी कंसल जनरल के लिए उनको वो अपना याचिका डाला था, तो सारा कुछ अप्रूव हो गया, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। उनको नहीं मिल रहा है क्योंकि ये इंडियन फॉरेन अफेयर्स जो एक बहुत ही मामूली काम है उसको वो परमिशन नहीं दे रहा है सर। तो हमारे गणतंत्र, हमारा डेमोक्रेसी आज ऐसे एक जगह पे खड़ा है जहां पे सब कुछ दांव में है, सब कुछ बिक सकता है। आप सोचिए, जे वो जो यूपी से आया जो पुलिस ऑफिसर जो बात बताया, उसके बाद कोई भी इलेक्शन कमीशन उसका अगर थोड़ा सा भी लाज रहता, मैं बहुत ज्यादा टीएम सेशन या कुरैशी जैसा इलेक्शन कमिश्नर मानता नहीं हूं, थोड़ा सा भी लाज रखने वाला उसको तुरंत सस्पेंड कर देता। हुआ नहीं हो सकता। ये हमारे डेमोक्रेसी का सचमुच सबसे बड़ा क्राइसिस है। हम लोग, ये भाजपा जो भी चाहता है कर लेता है, उसके पास ईडी है, सीबीआई है, अभी तो देख रहे हैं आर्मी भी है, वो सब कुछ कर लेता है। और अब हम लोग बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं आप। और प्रशांत जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या आप नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सुनील जी की और की बात से और जी सुमन जी की बात से सहमत हूँ कि बहुत चिंताजनक बात है, लेकिन बहुत निराशाजनक भी नहीं है। चिंताजनक जरूर है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का व्यवहार है, जिस तरीके से ईडी का मैं उदाहरण दे रहा था कि तृणमूल कांग्रेस के कंसल्टेंट जो चुनाव के हैं उनको पहले फेज के पहले गिरफ्तार करता है ईडी, उसके बाद कोर्ट उनको बेल नहीं देता है, इलेक्शन खत्म होते हैं तो कोर्ट बेल देता है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उस बेल का विरोध नहीं करता है कोर्ट में। तो ये बिल्कुल साठगांठ जैसी लग रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी के हित में काम कर रहा है। बिल्कुल आमने सामने दिख रहा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत मजबूत हैं और डेमोक्रेसी भारत ने संघर्ष के साथ एक्वायर की है। ये सड़क पे मिली हुई चीज नहीं उठाई है डेमोक्रेसी को, बहुत कुर्बानियां हुई हैं, जेलों में गए हैं लोग, और ये डेमोक्रेसी को इस तरीके से कोई 2 लोग आके गुजरात से भारत की डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे, ये मैं इसको मानता नहीं हूँ। हाँ, संकट का दौर है, बिल्कुल संकट का दौर है, जुडिशरी में भी है वो संकट का दौर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी है, वो मीडिया में भी है। एक दिख रहा है कि कुछ लोग हैं, एक जमावड़ा है जो भारत की संवैधानिक लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जैसे शुरू में प्रोफेसर स्वामी ने कहा, ये गांधी का देश है और हमने ये डेमोक्रेसी को अर्जित किया है, इसको आसानी से कोई
हटा नहीं सकता। लेकिन अब मैं लॉजिकली बात करता हूं कुछ आंकड़ों के साथ। आपने कुछ आंकड़े शुरू में दिखाए। ये बात तय है कि एसआईआर में बड़े पैमाने पर ज्ञानेश गुप्ता ने नाम उड़वाए लोगों के, और उसका सीधा सीधा जो इंटेंट है, जो उसकी मंशा है, वो चुनाव के नतीजों को प्रभावित करना है। पर्दे के पीछे, सामने कुछ भी वो कहते रहे। लेकिन जो एग्जिट पोल डीबी लाइव का है, और पहले भी डीबी लाइव का एग्जिट पोल सही हुआ, पिछले इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में भी सही हुआ। अब मैं कुछ आंकड़े आपको देता हूं जो आप ही की एग्जिट पोल या आपकी जो आपने जो कुछ आंकड़े दिखाए उसको सप्लीमेंट करते हैं। एक 2021 के बाद से पश्चिम बंगाल में 21 उपचुनाव हुए हैं। 21 उसमें 20 टीएमसी जीती है, 20। तो एक दूसरा आपने बताया, मैं उसको कह रहा हूं कि 18 लोकसभा सीटों से बीजेपी 12 पे आ गई। कोलकाता, हावड़ा जो अर्बन सेंटर्स हैं, वहां बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं है, और लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 जगह बढ़त है। तीसरा पॉइंट देखिए, वोटर को हम सब जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का नेटवर्क बड़ा अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी का भी है। लेकिन जो वोटर्स को मोबिलाइज करने की जो बात है, उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जिला परिषद का जो मेंबर होता है, जिला परिषद के टीएमसी के पास 780 मेंबर हैं। लगभग 890 मेंबर जो है वहां पे हैं पश्चिम बंगाल में, जिसमें 780 जो हैं वो टीएमसी के हैं, और बीजेपी के पास है 27। इतना फर्क है। पंचायत समिति में 6446 तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी के पास 1000। ग्राम पंचायत 35,000 ग्राम पंचायत मेंबर टीएमसी के 35,322, बीजेपी के 9,000। म्युनिसिपैलिटी 102 टीएमसी के पास है, बीजेपी के पास 0 है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 198 तृणमूल कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास 12 है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। जो लोग सीधे विधायक और एमपी को छोड़ दिए, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो टीयर 3 का जो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उस टीयर 3 पे भी बड़ी जो है वो पेनिट्रेशन, डीप पेनिट्रेशन है टीएमसी का। अब दूसरी बात, 85 सीटें बंगाल में हैं मुस्लिम डोमिनेटेड, उसमें 2021 में 75 सीटें टीएमसी के पास हैं। बीजेपी ने चुनाव लड़ा बिल्कुल ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन पे, सांप्रदायिक मुद्दे पे। सांप्रदायिकता दोनों तरफ काम करती है। सांप्रदायिकता माइनॉरिटीज को भी ज्यादा गोलबंद करती है, और मुझको लगता है कि जो 85 सीटें हैं उसमें 75 से टैली इंप्रूव होगी टीएमसी की इस बार। तो ऐसे तमाम सारे जो फैक्टर्स हैं, विमेन का मुझे एक भी इंडिकेशन नहीं दिखाई दिया अब तक कि महिलाएं टीएमसी से अलग जा रही हैं। ममता बनर्जी खुद महिला, उनकी सारी कैंपेनर्स महिलाओं को 1500 रुपए दे रही हैं। महिला सुरक्षित महसूस करती है, तो महिला क्यों बीजेपी के पास जाएगी? ऐसा क्या कर दिया वहां पे जो प्रचार करने गए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, कि महिलाएं उनसे बड़ा आकर्षित हो जाएंगी और वोट दे आएंगी? तो ये तमाम सारे फैक्टर्स बता रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है हमारा डीबी लाइव का, वो बल्कि हो सकता है कि वो इम्प्रूव हो जाए। मेरा अपना अंदाज है कि 200 से ऊपर जाएंगी ममता बनर्जी, और बीजेपी 77 से नीचे जाएगी। जो जमीन पर चीज दिख रही हैं, अब अंदर मशीन में क्या कर दिया वो हम नहीं जानते। लेकिन आखिरी बात मैं कहूंगा, देखिए, बंगाल हिंदी बेल्ट नहीं है, और अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी काफी कुछ हो चुका है, बहुत कुछ गुस्सा और सब चीजें हो गई हैं,
क्यों नरेंद्र मोदी केवल कमर्शियल एलपीजी का दाम बढ़ाया? 27,000 करोड़ का घाटा हो रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। पेट्रोल का दाम बढ़ा के देख लें, नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए क्योंकि मिडिल क्लास खिलाफ हो जाएगा। इस चुनाव के काउंटिंग तक पेट्रोल के और डोमेस्टिक एलपीजी के दाम नहीं बढ़ाएंगे ये, क्योंकि इनको मिडिल क्लास का सहयोग चाहिए होगा अभी सोशल मीडिया पे। जी राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी जल्दी से आपके पास आना चाहता हूँ। अमलेंदु जी क्या ये जो कल रात से अभी तक जो चल रहा है, अभी से थोड़ी देर पहले शशि पांजा पहुंची हैं उधर इलेक्शन कमीशन के पास, और दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं के भी बयान आ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी का बयान आया, बाकियों के बयान भी आ रहे हैं, सीधे हमला करने की कोशिश, और ओवरऑल जिस धांधली की तरफ इशारा अभी सुमन भट्टाचार्य जी भी कर रहे थे, और एक डर भी है। और ऐसे में आप इसको कैसे देखते हैं, इस पूरे चुनाव को, जिस ढंग से चुनाव आयोग ने कंडक्ट किया है, जिस ढंग से बीजेपी ने इस चुनाव को लड़ा है उसको? देखिए राजीव जी, यहाँ दो चीजें हैं। एक चीज तो ये कि हम लोगों का विश्लेषण जो है वो जनता जो क्या सोच रही है और जनता के दिमाग में क्या है, क्या मुद्दे हैं, उनको लेकर है। सुमन दा की चिंता जनता के मुद्दों को लेकर नहीं है, जनता क्या सोच रही है इसको लेकर नहीं है। वो चिंता ये है कि क्या धांधलियां होंगी, वो चिंता उस बात को लेकर है। तो मुझे लगता है कि दोनों पहलू अलग हैं। हम लोगों के विश्लेषण से असहमति सुमन दा की भी नहीं है, किसी की भी असहमति नहीं है, हम सभी लोगों का जो विश्लेषण है उससे। लेकिन जो असली समस्या है जिसकी तब वो बार बार ध्यान दिला रहे हैं, वो यही ध्यान दिला रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में 39 लाख वोट आ गया, वो 39 लाख वोट कौन थे, इसका आज तक पता क्यों नहीं चल पाया। तो इसी तरीके से जब गड़बड़ियां हो जाएंगी उसके बाद क्या होगा, सवाल तो इसको लेकर है। अब स्वामी जी तो कह गए कि भाई क्या ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है या किसी की भी जिम्मेदारी है। कहना राजीव जी बहुत आसान होता है, ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है और जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो फिर गैस का सिलेंडर लो, फिर 5,000 रुपए का। अगर जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो ये फिर ममता बनर्जी की जिम्मेदारी थोड़ी है, राहुल गांधी की जिम्मेदारी थोड़ी है कि भाई आपको 5,000 रुपए का सिलेंडर नहीं मिले और 900 रुपए का आपको सिलेंडर मिले, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी तो राजीव जी दोनों की है, जनता की भी जिम्मेदारी है और राजनेताओं की भी जिम्मेदारी है। डेमोक्रेसी में केवल स्टेक राजनेताओं का नहीं है, डेमोक्रेसी में स्टेक जनता का ज्यादा है। ये बात ठीक है कि डेमोक्रेसी के बड़े लाभार्थी जो है वो राजनेता है, राजनीतिक दल है, लेकिन डेमोक्रेसी के असली लाभार्थी तो हम है ना, जो वोटर हैं। राजीव जी, हमारी सांसें भी राजनीति तय करती है कि हम कितनी सांस लेंगे और कितने समय तक लेंगे और किस तरीके से सांस लेंगे। प्रदूषण का मसला अगर है तो प्रदूषण का मसला सिर्फ ऐसा नहीं है कि हवा जो खराब हो गई है, प्रदूषण का मसला भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, उसको भी राजनीति तय कर रही है। तो सारी चीजें जब राजनीति तय कर रही है तो इसलिए ये चिंता होना स्वाभाविक है कि क्या वास्तव में डेमोक्रेसी बची है। और मैंने भी कल कहा था राजीव जी कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत लेती है तो आप भूल जाइए कि देश के अंदर कभी कोई लोकतांत्रिक चुनाव होगा। तो इसलिए चिंता है राजीव जी। तो पश्चिम बंगाल में चूंकि जनता नहीं जिता रही है, जनता जिता रही है तो हम स्वीकार करने को तैयार होंगे, बिल्कुल स्वीकार करेंगे, क्योंकि सरकार चुनना मतलब घोषणा कर देना हमारा काम नहीं है। हम वो एग्जिट पोलर्स नहीं है जो उठाकर 400 पार कर दें और 200 पार कर दें। तो हम तो जो बात कर रहे हैं राजीव जी, वो जनता की बात कर रहे हैं कि जनता जो कह रही है वो क्या कर रही है। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पर चिंताएं हैं कि जो धांधलियां हो रही हैं या धांधलियों के आरोप लग रहे हैं, आखिर क्या कारण है राजीव जी कि अब कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ के सीईओ की वेस्ट बंगाल के, अब वो कह रहे हैं कि साहब हमने तो मेल कर दिया था कि आप लोग आइए और बैलेट बॉक्स खोले जाने हैं। भाई अगर आपने मेल कर दिया था, कोई नहीं आया, तो आपने क्यों खोल दिए बैलेट बॉक्स जब वो सब प्रतिनिधियों के सामने खोले जाने हैं? आप ये कह के कैसे निकल जाएंगे कि हमने तो मेल कर दिया था? तो कल को आप कह देंगे हमने तो सबको मेल कर दिया था कि भाई काउंटिंग होनी है, उनके मतदाता उनके जो थे काउंटिंग एजेंट्स वो आए ही नहीं, हमने काउंटिंग कर ली जी। तो कल को आप ये भी कह सकते हैं। तो ये राजीव जी जो दिक्कतें हैं, तो मुझे लगता है कि जो धांधलियां की बात है उन पर भी नजर रखना जरूरी है। जनता को भी सजग होने की आवश्यकता है। प्रतिरोध की आवाजें जनता की तरफ से भी आनी चाहिए, राजनेताओं का जो काम है उनको भी करना चाहिए। राजीव जी, दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया अगर निकल जाएगा तो डेमोक्रेसी टगमगा जाएगी। जी सुमन भट्टाचार्य जी, जरा एक सवाल और आपसे लेना चाहता हूं कि क्या
अब अभी देख रहा हूं मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की खूब डिप्लॉयमेंट अलग अलग स्ट्रांग रूम के पास कर दिया गया है। माहौल क्या है ओवरऑल? आपकी बातचीत होती होगी, आप तो सड़कों पे निकलते हैं और बहुत सारी चीज़ों को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। ओवरऑल टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच भी क्या ऐसा कोई यहाँ माहौल, बहुत ज़्यादा टेंस माहौल भी है क्या? और क्या कल तो 15 बूथों पे वोटिंग होनी है, पोलिंग होनी है, लेकिन 4 तारीख के हिसाब से ज़रा समझना चाहता हूँ आपसे। बूथ का रिपोलिंग है वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, लेकिन जो अमूलेंदु जी ने बोला वही हम लोगों का डर है। अगर लोगों का वोट से कुछ पता चलता है, लोगों का वोट से रिजल्ट आता है, तब तो टीएमसी बिल्कुल बेझिझक जीतेगा और भाजपा बहुत नीचे रहेगा। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, डेमोक्रेसी में जो होना चाहिए वो तो आजकल की भारत में नहीं होता है और शायद इस बार बंगाल में भी होना मुश्किल लग रहा है। देखिए, आपसे जब बात कर रहे थे, मेरे पास एक दोस्त बता रहे हैं कि जो नॉर्थ बंगाल है, जो नॉर्थ बंगाल जहां पे हम लोग सब जानते हैं भाजपा का गढ़ है, वहां पे हम लोग सब सोचे थे कि भाजपा को 31 से 33 सीट मिलेगा, लेकिन कोई मेरे को बता रहा है कि भाजपा वहां से 40 सीट निकाल के ले जाएगा। और ये 40 सीट कैसे निकालेगा? ऐसा नहीं है कि वोटों से निकालेगा। उसने जो मशीनरी खड़ा किया है, एक तरफ इलेक्शन कमीशन, एक तरफ पैरामिलिट्री फोर्स, एक तरफ जुडिशियरी, एक तरफ ये सारा जो प्रेशर उन्होंने बनाया है, उस प्रेशर से भाजपा अपना चुनाव जीतना चाहता है। ये डेमोक्रेसी कभी भी नहीं था और शायद नहीं भी रहेगा। और मैं अमलेंदु जी से ये भी इसके बारे में भी बिल्कुल सहमत हूं जी। ये शायद अगर बंगाल भाजपा जीत गया, ये शायद इंडिपेंडेंट इंडिया का लास्ट चुनाव होगा। जी, ये बहुत बड़ा। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट टीएमसी गई थी, कल उस पर सुनवाई है। कल सैटरडे, कल सुनवाई है, 2nd नंबर पे लगा हुआ है। सुनवाई में क्या कुछ निकल के आता है। जी प्रशांत जी, राजीव जी कि रिटर्निंग ऑफिसर सेक्शन 21 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का रिटर्निंग ऑफिसर लीगल अथॉरिटी है और रिटर्निंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट होना है चुनाव आयोग द्वारा, यानी राज्य सरकार के साथ मिलकर करना है। ये कोई ऑब्जर्वर लीगल अथॉरिटी नहीं है चुनाव। देखिए, विधानसभा जब बनती है तो सारे रिजल्ट की एक कंपाइल्ड लिस्ट बनती है, चुनाव आयोग उसको लेकर गवर्नर के पास जाता है, तब विधानसभा का गठन होता है। तो जो सर्टिफिकेट है विनर का, वो सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर इशू करता है, वो लीगल अथॉरिटी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ऑब्जर्वर नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट इसमें चाहे तो 6 महीने की सेमिनार कर सकता है, लेकिन लॉ बड़ा साफ है जी। लेकिन 6 सेमिनार नहीं करना होगा, क्योंकि ये तो अभी 4 तारीख से पहले यानी कल ही इस पे फैसला देना होगा। 2 जजों की बेंच है, जयमाल्या बागची हैं, 2 जज जयमाल्या बागची और नरसिम्हा, ये दोनों जस्टिस नरसिम्हा दोनों हैं। एक छोटा सा कमेंट क्लोज करते हैं। सुनील जी, एक छोटा सा कमेंट, क्लोजिंग कमेंट, 1 मिनट का समय नहीं है ज़्यादा। ये जो तरीका है ना, ये काउंटिंग को लेकर के जो सवाल पैदा हो रहे हैं, जी स्वाभाविक सी बात है कि जो परिणाम घोषित करने का अधिकार है वह निर्वाचन अधिकारी को है, पर्यवेक्षक को नहीं है। पर्यवेक्षक की उपस्थिति में गणना होगी। अगर उसको कुछ कहना है, कोई आपत्ति विपत्ति करनी है, तो निर्वाचन आयोग से कहे हो, लेकिन वह मुख्य निर्वाचन जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता वो उसके। और दूसरी चीज ये कि जो गणना होती है वो उस गणना को, तो परिणाम की घोषणा होती है निर्वाचन आयोग की सहमति के बाद, उसमें भी राज्य का कोई रोल नहीं है। और आप जितना गणना होती है तुरंत आप उसको जो इनका सेंट्रल सर्वर है उसमें आपको अपलोड करना होता है। तो किस बात के लिए ऑब्जर्वर की भूमिका बढ़ा सकते हैं? ये पहली बार हो रहा है कि आप सुनील जी, पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम एवर इन आजाद भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया। नहीं जी, नहीं, जो और ये भी जो मतगणना का जो ऑब्जर्वर होता है वो जो जनरल पर्यवेक्षक होता है वही होता है, अलग से कोई ऑब्जर्वर नहीं आता।
ये भी ये जो नियुक्ति की जा रही है ये भी आपत्तिजनक है। जैसे जिस तरीके से इन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए थे एसआईआर के दौरान, वो भी नियमानुसार गलत है। एसआईआर के दौरान कौन व्यक्ति मतदाता होगा, कौन व्यक्ति मतदाता नहीं होगा, यह भी प्रोग्रेटिव केवल जिला निर्वाचन अधिकारी को है। इसमें अब माइक्रो ऑब्जर्वर, रे ऑब्जर्वर, रो ऑब्जर्वर, ये भी उचित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश कर दिया वो तो मान्य होगा ही होगा। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों को तैनात कर दिया, इस तरह की नियुक्ति का अधिकार व्यवस्था संविधान में कहाँ है? ये तो जिला निर्वाचन अधिकारी का जुरिडिक्शन है, उसमें हस्तक्षेप है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हो मान्य सबके लिए। तो जो सवाल पैदा किए जा रहे हैं वो सवाल बहुत ही जायज है, और लोगों के मन में जो संदेह पैदा हो रहा है उन संदेहों को दूर करने की जिम्मेदारी है निर्वाचन आयोग की। दुर्भाग्य क्या है कि निर्वाचन आयोग के जो भी निर्णय आते जा रहे हैं वो सब लोगों के संदेह को और मजबूत कर रहा है, उस संदेहों को साफ नहीं कर पा रहा है। बड़ी स्थिति यह है। लेकिन ये केवल और केवल मैं मानता हूं कि टीएमसी और टीएमसी के नेता इन सभी विषयों से लड़ने के लिए तैयार है। अब देखिए, आज कोलकाता उच्च न्यायालय से वो खारिज हुआ और तुरंत तो सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए जी। इस तरह का जो जुझारूपन है और जो टीएमसी दिखा रही है, जरूरत इसी की है कि हर मोर्चे पर लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, कोई भी चीज हम छोड़ के जाने वाले नहीं है और आमने सामने खड़े होकर के बात करेंगे। आप देखिए कि हर विषय पर टीएमसी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। डेरेक ओब्रायन को सुन लीजिए, कल्याण बनर्जी को सुन लीजिए, महुआ मोइत्रा को सुन लीजिए, कुणाल घोष को सुन लीजिए, ममता बनर्जी को खुद सुन लीजिए, सयानी घोष को सुन लीजिए। हर विषय पर उनकी प्रतिक्रिया है। सोशल मीडिया पर भी कम से कम टीएमसी के खिलाफ कोई भारतीय जनता पार्टी एज नहीं ले पा रही है। हर बात का जवाब दे रहे हैं वो, और कितने उत्तर संगत है, कितने गलत है, कितना वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, सबका जवाब दे रहे हैं सामने खड़े होकर के जी। ऐसा नहीं केवल विज्ञप्ति जारी कर दिया और बात हो गई, बाकायदे बैठ कर सभी प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से मतगणना की स्थिति तक जो सतर्कता और जो जागरूकता और जो एक जुझारूपन टीएमसी दिखा रही है, मुझे नहीं लगता ये भारतीय जनता पार्टी का एक माहौल है जो 2021 में भी था। ऐसे ही था 2021 में। अगर आप लोगों से बात करते, हर आदमी कहता नहीं भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना बड़ा मुश्किल है। अरे किस बात के लिए? वोट आप चुनाव आप जीतेंगे जन समर्थन से। तो जन समर्थन की स्थिति ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई अतिरिक्त मत जुटा लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास एकमात्र तरीका है, वो है ध्रुवीकरण, और ध्रुवीकरण क्या जितना हो सकता था हो चुका। देख लेते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।